नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। इस चैनल पर गणित की जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में हम आपके साथ विश्लेषणात्मक विधि की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे संश्लेषणात्मक विधि की। देखो, ये विधि जो हैं दोनों अलग अलग हैं वैसे, पर ये दोनों विधि जो है एक दूसरे के पूरक है। जहां पर संश्लेषण का काम पूरा हो जाता है वहां विश्लेषण शुरू हो जाती है, जहां विश्लेषण का काम शुरू हो जाता है वहां पर संश्लेषण का काम शुरू हो जाता है। बात यह है, पहले विश्लेषण शुरू होती है, उसके बाद संश्लेषण शुरू होती है ज्यादातर। और इन दोनों को पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम इनके कह सकते हो इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो तुलना करने से आपको विश्लेषण और संश्लेषण जो विधियां हैं ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से बात को सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपके सामने आने वाली नहीं है। ठीक है, वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूछी गई बात को कमेंट में बताने का प्रयास करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। ठीक है, और ये जो विधियां हैं ये आपके जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो होने वाली हैं उन सारी भर्तियों में जिसमें गणित विषय है सब में उपयोगी है। और ये विश्लेषण संश्लेषण विधि आप ये मत समझ लेना केवल गणित में ही है, अन्य विषय आपके हैं उनमें भी इनका जिक्र होता है। तो यहाँ से उस विषय के लिए ये विधियां जो है, जो बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये उसका आधार बनेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। बने रहे हमारे साथ और आनंद लें वीडियो का। देखिए, हमने 6-7 वीडियो के नाम आपके साथ चर्चा में शामिल किए थे और उनमें पहली विश्लेषण थी, दूसरी संश्लेषण थी। और मैंने ये बताया आपको ये संश्लेषण विधि जो है ये विश्लेषण विधि की पूरक है। पूरक होने का मतलब क्या होता है कि इसको आप इससे अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ये साथ ही चलने वाली विधियां हैं। आगमन निगमन ये भी कह सकते हो आप, एक दूसरे के पूरक ही हैं, ये आगे आने वाली है। तो अभी जो आज पढ़ने वाले हैं वह संश्लेषणात्मक विधि, सिंथेटिक मेथड है। ठीक है, तो आज की जो अपनी विधि है उस विधि का नाम है संश्लेषणात्मक विधि यानी सिंथेटिक मेथड। अब सामान्य चर्चा जो इसकी है वो हम आपके साथ करेंगे, उसके बाद हमने इसका एक एग्जांपल भी लिया है जिसके माध्यम से आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहली बात क्या है इसकी, पहली बात यह है कि विश्लेषणात्मक विधि की विपरीत है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये दूसरे की क्या है, अपोजिट है। जहां से ये बंद होती है वहां से ये वापस टर्न होके वापस आ जाती है। ये इस साइड चलेगी, वो इस साइड चलेगी। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि, तो ये चलेगी उससे उल्टा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो विश्लेषण विधि की क्या है, ये विपरीत है। कहने का मतलब है संश्लेषणात्मक विधि जो है वो विश्लेषण विधि की क्या है, उल्टी है, अपोजिट है। और ये उसकी क्या है, पूरक है। क्या है भाई, पूरक है। विश्लेषणात्मक विधि जो है संश्लेषणात्मक विधि से क्या है, विपरीत है, उल्टी है। और संश्लेषण जो विधि है ये विधि जो है ये क्या है भाई, विश्लेषण विधि की पूरक है। पूरक होने का मतलब क्या होता है, इन दोनों को आप जुदा नहीं कर सकते, एक साथ चलने वाली है। जहां पर वो अटकेगी वहां ये काम आएगी, जहां ये अटकेगी वहां वो काम आएगी। कहने का मतलब एक दूसरे की कमी की पूर्ति करने वाली ये दोनों विधियां हैं, इसलिए ये क्या है, पूरक है। तो ये क्या हो गया, दोनों मोस्ट चीज होगी। अब बात करते हैं शिक्षण सूत्र की। विश्लेषणात्मक विधि द्वारा ज्ञात की गई साध्य की उपपत्ति, इसको कह सकते हो समस्या का समाधान। साध्य कोई समस्या, उपपत्ति मतलब उसका कोई हल है। विश्लेषणात्मक विधि द्वारा ज्ञात की गई, विश्लेषण जो विधि है उस विधि के द्वारा कोई हम क्या करते हैं, किसी समस्या का हल खोजते हैं। ठीक है, और उस समस्या का जो हल है
उस समस्या के हल को विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, जबकि संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाता है। मतलब विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात की गई कोई साध्य की उत्पत्ति है, कहने का मतलब कोई समस्या का हल है, उस हल को क्या करते हैं, संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2। नंबर 3, अधिकांश पाठ्य पुस्तक, कहने का मतलब है जितनी भी गणित की पाठ्य पुस्तक है, जो किताबें हैं, वो पाठ्य पुस्तक जो है वो संश्लेषण विधि पर ही आधारित है। किस पर आधारित है, संश्लेषण विधि पर आधारित है। तो अधिकांश पाठ्य पुस्तक जो है वो इसी विधि पर क्या है, लिखी गई है। कौन सी विधि पर भाई, कमेंट में बताओ। अधिकांश पाठ्य पुस्तक जो है कौन सी विधि पर लिखी गई है, बताना। ठीक है, 3 हो गए। चौथा है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर है। ये विधि किस पर अग्रसर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो बताओ विश्लेषण विधि किस पर आधारित थी, ये शिक्षण सूत्र है। और भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए बढ़िया हो गई है। ज्ञात से अज्ञात की ओर यदि आप जाते हो तो ये शिक्षण सूत्र है, ये शिक्षण का सिद्धांत है, ये मनोवैज्ञानिक है। कैसा है, मनोवैज्ञानिक है, और वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, पिछले बड़ा। तो ये भी मोस्ट बात बन गई। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होती है, और जबकि विश्लेषण कैसी होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सिद्धांत है, जो सूत्र है शिक्षण का, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। हो गई बात 4। नंबर 5, इस विधि में क्या होता है, अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अनुमान लगाऊंगा, अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है संश्लेषण विधि के माध्यम से। ये पूछा जा सकता है कि अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य किस विधि में होता है या किया जाता है। नीचे 4 के नाम आएंगे, उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य इस विधि में किया जाता है। कौन सी विधि है, संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया 5। नंबर 6, रेखा गणित। देखो भाई ये विधि भी, अब संश्लेषण विधि जो है और विश्लेषण विधि जो है, विश्लेषण विधि का प्रयोग ज्यादातर ज्यामितीय यानी रेखा गणित में किया जाता है, तो ये इसकी पूरक है। इसका भी प्रयोग कहां किया जाएगा सबसे ज्यादा, रेखा गणित में। ठीक है, तो रेखा गणित के साध्य इसा कैसे होते कोई समस्या में इस विधि द्वारा ज्ञात तथ्यों को आधार मानकर, मतलब आप देखो यहां पर क्या है, ज्ञात जो तथ्य हैं उनको आधार माना जाएगा। जो आपको ज्ञात है, जो आपको पता है, उसको आधार मानेंगे, और उसको आधार मानते हुए आप क्या करेंगे, अज्ञात की ओर चलेंगे कि हमें पता नहीं था उसको निकालेंगे, हमें पता नहीं था उसको निकालेंगे, और उस निष्कर्ष तक क्या करते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो रेखा गणित के साध्य यानी कोई समस्या में इस विधि द्वारा ज्ञात तथ्यों को आधार मानकर अज्ञात निष्कर्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। हो गए नंबर 6। आगे चलते हैं। अनुमान के आधार पर नंबर 7 है, अनुमान के आधार पर साध्य में रचना। साध्य मतलब समस्या में रचना का मतलब है आपको अपने चिंतन तर्क के आधार पर सोचना होता है कि इसके अंदर नया ऐड क्या करें, ताकि हमारी जो अनुमानित जो चीजें हैं, जो अज्ञात जो चीज है, उसको प्राप्त किया जा सके, वो रचना है। ठीक है, अनुमान के आधार पर साध्य यानी समस्या में रचना कर उसे सिद्ध किया जाएगा। क्या करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। और विश्लेषणात्मक विधि, ये कह सकते हो आप कि ये विश्लेषणात्मक विधि की कमी है, रटने पर बल देती है, रटने पर बल देवा। चलो आगे दोनों की तुलना करेंगे, ज्यादा बढ़िया तरीकों से समझ में आओगी। अभी तो पर ध्यान दो, अनुमान के आधार पर साध्य यानी समस्या जो है, उस समस्या में कोई ना कोई क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई ऐड करेंगे चीज, और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस चीज को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रखा है हमने। एग्जाम्पल देखो, यदि ये पिछले वाले में भी एग्जाम्पल था, अब पिछले वाले को देखते हुए इसको भी देखो, आप तुलना करनी है आप। यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो ac प्लस 2b स्क्वायर बटे cd बराबर c स्क्वायर प्लस 2bd बटे dc। बताओ ये। अब देखो इसमें ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात से चलना है अज्ञात की ओर। तो भाई ये इसमें ज्ञात है, ये इसमें ज्ञात है। अरे तेरे का ये इसके बराबर ये है,
तो बताओ ये सिद्ध करो। तो आपको कहां से चलना है? आपको यहां से चलना है। और विश्लेषण विधि में किससे चले थे? यहां से। विश्लेषण विधि में यहां से चला जाएगा क्योंकि ये अज्ञात है, यहां से चलते हुए इस तरफ आना है और यहां से क्या करेंगे, इधर से चलेंगे और यहां तक जाना है। ठीक है, चलते हैं। वो मैं हल करके देखा रहा है। संश्लेषणात्मक विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगी, ये तो पता है आपको। संश्लेषण विधि जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, इसलिए हमारे पास यहां पर ज्ञात क्या है, a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी, ये क्या है, ज्ञात है। क्या है भाई, ये है ज्ञात है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, देखो रचना, ये समस्या है, इस समस्या में हमें क्या करनी है, कोई रचना करनी है। ये प्राप्त करने के लिए, अरे ये प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तोड़ जोड़ करना पड़ेगा ना। तो क्या करें भाई, दोनों साइड में 2b बटे c जोड़ दो। खुद ही सोचना पड़ेगा, अनुमान है ना, अनुमान का लगाओ, क्या कैसे कैसे करें इसको, ये आ जाए। तर्क लगाना है, सिद्धांत के अनुसार चलना है, ऐसे अपने अनुसार नहीं चलना है। तो दोनों साइड में 2b बटे c को जोड़ दें। तो देखो a बटा बी, इस साइड में क्या जोड़ा, प्लस 2b बटे c बराबर c बटा डी, प्लस इसमें क्या जोड़ दिया, ये। अब क्या करना है, दोनों को सरल कर दो, सरल करो। सरल करने के देखो लघुत्तम आ गया BC, लघुत्तम BC आ गया। B का भाग देंगे तो B तो गया, C बचा, B तो गया, C बचा। तो A था, A के साथ क्या हो गया, AC प्लस 2C का भाग दो, C करेंगे B आएगी तो 2B पहले से, B को इससे गुणा करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, 2B स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 2B स्क्वायर। अब आ गया जो D और C, लघुत्तम DC, D का भाग देंगे C बचेगी तो C का स्क्वायर हो जाएगा, C का स्क्वायर प्लस C का भाग देंगे D बचेगा तो 2B D 2BD हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया। देखो भाई ये आएगा नहीं आया, आ गया। तो कहां से चले आप चले ज्ञात से, किसकी ओर, अज्ञात की ओर। और यदि उसमें चलना था तो उसमें यहां से चलेंगे और इसकी ओर आएंगे वापस, विश्लेषण विधि में। ठीक है, और ये विधि जो है एक दूसरे की पूरक है। तो ये एग्जांपल जो है ये बता रहा है आपको कि इस विधि में किस प्रकार से हमें आगे चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ और विशेष बातें इसकी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो ये विधि जो, मतलब कौन सी विधि, संश्लेषणात्मक विधि जो है ये सरल है, किसकी तुलना में, विश्लेषण की तुलना में। सूक्ष्म है, किसकी तुलना में, विश्लेषण की तुलना में। ठीक है, और क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप वो भी चलती है। ठीक है, तो सरल है, सूक्ष्म है और क्रमबद्ध है। ठीक है, और दूसरी बात कि इस विधि को समझने में आसानी होती है बच्चों को। यदि इस विधि के द्वारा आप कुछ चीज बताते हो तो ये विधि क्या है, समझने में आसान है, समझने में क्या है, आसान है। किसकी तुलना में, तुलना करते जाओ चाहिए। अगला है विश्लेषणात्मक विधि के बाद संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि के बाद संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और उपयोग करना जरूरी भी है, मतलब काम में लेना जरूरी भी है। इसलिए क्या कहा जाता है कि संश्लेषणात्मक विधि जो है विश्लेषणात्मक विधि की पूरक है। ठीक है, अब इसकी कमियां बताएं आपको। कमी क्या है, देखो इस विधि के द्वारा समस्या का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप इसको सिद्ध कर सकते हो, समस्या का हल ज्ञात नहीं कर सकते। समस्या का हल तो पहले से निकाला हुआ है। तो समस्या का हल किससे निकालते हैं, विश्लेषण से, और उसको प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जाता है किसके माध्यम से, संश्लेषणात्मक विधि से। ठीक है, समस्या का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, और समस्या का हल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, वो जरूरी होती है। अगली है, यह केवल सिद्ध कर सकती है, सीधी सी बात है, सिद्ध कर सके, समझा कौन सके, आ बात क्यों है, यह बात कौन समझा सके। अठों चलाना ये पहली के हो रही है, ये पहली की बात हुई है, वह बात बता रही है विश्लेषण। और विश्लेषण बताने के बाद में कोई रिजल्ट दिया है, भी रिजल्ट ने प्रूव करने को काम करे संश्लेषण, और वो रिजल्ट जो है बिन बनाने को काम कौन करे, विश्लेषण। ठीक है, तो समझा नहीं सकती है। ठीक है, ये हो गया। अगला, अब देखो अगला, तर्क शक्ति भी, बच्चे हैं उनमें तर्क शक्ति, बच्चों में निर्णय शक्ति, बच्चों में सोचने की शक्ति,
बच्चों में तर्क शक्ति, बच्चों में निर्णय शक्ति, बच्चे में सोचने की शक्ति, इनका विकास इस विधि के माध्यम से कम होता है। बच्चों में तर्क शक्ति का, निर्णय शक्ति का, सोचने की शक्ति का विकास जो है संश्लेषणात्मक विधि से कम होता है। तो कमी है कि अगला है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता। इस विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों को वो स्थायी नहीं होता है, और जो ज्ञान स्थायी नहीं है फिर वो किसी ज्यादातर काम का भी नहीं होता। फिर आज ज्ञान लिया फिर काम आपके पास फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है कि आपको हर सवाल में 2b/c जोड़ना पड़े, जरूरी है किसी सवाल दूसरा कुछ और जोड़, बाकी गुणा भाग कुछ भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ जो आपने लिया तो जरूरी है कि ये आप रटन प्रक्रिया में चलते रहो। हाँ, नहीं चल सकते, क्योंकि अगले हो सकता है अगले में ये कुछ दूसरा दे रखा हुआ आगे, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या जोड़े, क्या घटाएं, क्या गुणा करें, क्या भाग दें, है ना। तो स्थायी नहीं होता, क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान बालकों द्वारा खोजा हुआ नहीं होता। बालक है, खोज नहीं करते इस ज्ञान की, है ना। समस्या स्थिति पता करती है कि क्या करना चाहिए, इसलिए ये ज्ञान जो इससे प्राप्त होता है वो स्थायी नहीं होता है। तो भाई ये विधि जो है इसका नाम क्या है, संश्लेषणात्मक विधि। अब यहां से आपने अभी दो विधियां पढ़ी हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। आप अपने हिसाब से इनमें तुलना करके कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, दोनों की तुलनात्मक स्थिति जो है आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद आपको दोनों का जो अलग अलग मैटर है, जो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की आधारभूत चीजें जो हैं उनमें अंतर स्पष्ट आपके सामने हो जाएगा, आपको फिर दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो दोबारा बताते हैं, वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो उसका टॉपिक होगा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि में तुलना होगी। तुलना में अंतर भी आएगा, समानता भी आएगी। हालांकि समानता तो ज्यादा इनमें है ही नहीं, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे की। तो इनमें जो चीजें आपको मिलने वाली हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। तब तक वीडियो का आनंद लेते रहें, पढ़ें इसको आसानी से। दोनों वीडियो को अच्छी तरह से यदि आप पढ़ लेते हो तो आप तुलना जो हम करने वाले हैं आपके साथ, उसको आसानी से आप रुचि के साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।